Hello guys, welcome to Studify Success. So today we are going to start with the lecture 1 of Unit 4, class 9th, that is Structure of Atom, जिसमें आज हम basic theories पढ़ेंगे. Basically it is a theoretical chapter. जो last chapter था chapter 3 उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, technical, mole concept and that mass percentages, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी, valencies calculate करना, formula बनाना, ये सब देखा ना. अब ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इट. बाकी जो चैप्टर 1 2 3 सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी. यू कैन गो थ्रू देम. क्वेश्चन आंसर सेशन भी सबके हैं. सो यू गाइस कैन गो. अगर किसी ने नहीं अटेंड करा तब तक नहीं देखा तो आप लोग अब जाके देख सकते हैं. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिलेस. सो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्या क्या पढ़ना है. आइसोट्रोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में आपको भी बताऊंगी मैं क्या क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. अंदर ये जो 3 मॉडल्स हमें पढ़ने हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, कैनल रे क्या होती है, वैलेंसी ऑल्दो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखी है बट इसमें और ब्रीफ इंट्रोडक्शन में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे हम. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एवरेज एटॉमिक नंबर, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं बेसिकली जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्या कहता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्या है, कहाँ से क्या है, एटम क्या है, कहाँ से आया, किसके दिमाग में आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ें. डाल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी एन indivisible particle, but this concept is rejected at the end of the 19th century. सबसे पहले एटम के बारे में किसने बात करी थी? दैट वाज द डाल्टन. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. आगे भी आप अभी पढ़ोगे, पोस्टुलेट्स भी हैं इनके, अभी वो भी मार्क करवाऊंगी मैं, वो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले एटम के बारे में जिसने बात करी थी वो थे डाल्टन, और उन्होंने कंसिडर किया था कि एटम इज इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मतलब कि और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड अप नहीं हो सकता. इट इज़ एन इनडिविजिबल particle, but this concept is rejected at the end of 19th century. 19th century जब तक आई तब तक रिजेक्ट हो गया था. क्यों रिजेक्ट हो गए थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सब चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे. बट अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप इतना ही देखो कि डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बात करी थी. उन्होंने क्या बात करी थी कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब कि क्या कहते हैं, आगे वो डिवाइड नहीं हो सकता. फर्दर डिविजन कैन इज नॉट पॉसिबल. ओके. नेक्स्ट, व्हेन साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रूलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम. और ये कब रिजेक्ट हुआ? कि वो जब आगे 19th सेंचुरी के आगे जो साइंटिस्ट थे उन सब ने पार्टिकल इन एन एटम में जब क्या देखा, रूलिंग मतलब कि चार्ज की प्रेजेंस. रूलिंग मतलब जो चार्ज है वो एटम में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, मतलब ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है जिस वजह से ये थ्योरी हमारी रिजेक्ट हो गई. मतलब इसके ड्रॉबैक्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. द पार्टिकल्स वर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंस इन्होंने देखे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे. जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैनल रे, ये सब हम पढ़ेंगे. अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बताया, प्रोटॉन्स रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स हम चैडविक मॉडल में, एंड ई गोल्डस्टीन मॉडल में हम डिस्कवरी ऑफ कैनल रेस पढ़ेंगे. तो अब ये चीज़ें हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, नाम तो सबने सुनेंगे, सब ये सोचेंगे कि नाम तो सुना है बट एग्जैक्टली आप लोगों को भी नहीं पता कि चीज़ें हैं क्या. तो अब इनकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ई और ऊपर डैश से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इट इज अ चार्ज स्पीशीज. सब उन चार्ज स्पीशीज को हमने क्या बोला, ये बेसिकली पार्टिकल्स नहीं. अगर हम इसमें बोले तो हम इसको यूं कह सकते हैं, चार्ज स्पीशीज. ओके. चार्ज स्पीशीज जो है उसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली चार्ज स्पीशीज है. तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज स्पीशीज जिसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है. एंड मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. बहुत छोटा, बहुत ही छोटा. देख रहे हो आप, प्रोटॉन को हम P प्लस से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ई नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए P पॉजिटिव. ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है. ओके. ये जनरली क्वेश्चंस कई बार है ना, बड़े बड़े एंट्रेंसेस में या किसी में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन बड़ा है. वैसे तो आप अगर अभी देखो तो दोनों का चार्ज सेम है,
चार्ज मतलब वो पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज किसका ज़्यादा है। लेकिन अगर हम आगे डेसिमल प्लेसेस पे जाएं तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन में 1.64 कुछ होता है एंड प्रोटॉन्स में 1.67, बस इतना डिफरेंस है। बाकी जो 10 पावर है वो सेम है। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जनरल था बहुत ही। 11th-12th में यूजुअली एंट्रेंसेस में आता है जब आप लोग जे वगैरह की तैयारी करते हो। नेक्स्ट मास की बात करेंगे हम प्रोटॉन की, तो 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। ओके। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है उसमें, चार्ज स्पीशीज नहीं है, नो मतलब नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोई वैल्यू भी नहीं है। मास इसका 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg ही होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। ये आप याद रखेंगे आराम से। नेक्स्ट कैनल रे, मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम कैनल रे के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमने कवर कर लिया, क्या है कैनल रे क्या है, और एनोड रे। इनमें से एनोड रे क्यों कहा ये भी हम इसकी डेफिनेशन देख के पता चल जाएगा। Stream of positively charged particles which move towards negatively charged electrode। एनोड रे क्यों है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसमें। मैंने आपको पता है ना एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसको एनोड रे कहते हैं। और कैनल रे को बेसिकली क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि जो ये पूरी स्ट्रीम है, एक समझो लॉन्ग लेंथ स्ट्रीम है ऐसे, और वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव 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 अंदर भरे हुए हैं उसमें पॉजिटिव चार्जेस, विच मूव टूवर्ड्स, और वो किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज बाहर, विच मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनल रे। ये आप देख सकते हो इसका डायग्राम, ये पूरी कैनल रे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इधर से पूरे भरे हुए हैं यहाँ पे, फिर वो इधर जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन इधर है। ओके। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन। अब हम पढ़ेंगे पहले मॉडल के बारे में। फर्स्ट मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं वो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या कंसिडर करा था, अब हम वो देखेंगे। कंपेयर टू क्रिसमस पुडिंग, पहली चीज, थॉमसन ने किससे कंपेयर करा, क्रिसमस पुडिंग से। आप देख रहे हो साइंटिस्ट का दिमाग, देख रहे हो कितना ज्यादा है, हर चीज में साइंस ढूंढ लेते हैं, हर चीज में ढूंढ क्या लेते हैं, बेसिकली है ही हर चीज में साइंस। इलेक्ट्रॉन्स आर ड्राई फ्रूट्स, क्रिसमस पुडिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ड्राई फ्रूट्स ऑफ क्रिसमस पुडिंग इनसाइड द पॉजिटिव स्फेयर, और जो पूरा वो ऐसे केक्स है, ये एक पॉजिटिव स्फेयर है मान के चलो, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जो ड्राई फ्रूट्स है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पूरा ऐसे केक सा बना हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव स्फेयर। देखो जरा क्रिसमस पुडिंग से, मतलब पहली चीज तो आपको क्या है, थॉमसन ने किससे कंपेयर करा, क्रिसमस पुडिंग से। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि हाउ इट इज कंपेरेबल टू क्रिसमस पुडिंग, तो आप उसमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने ड्राई फ्रूट्स कंसिडर करा था, एंड इनसाइड द पॉजिटिव स्फेयर, जो केक का बेस है उसको पॉजिटिव स्फेयर जो वो करा था, एज्यूम करा था। नेक्स्ट, कंपेयर्ड विद वाटरमेलन, एक और चीज देखो उन्होंने क्या देखी, वाटरमेलन में, आप खुद बताओ वाटरमेलन में उन्होंने क्या कंपेयर किया होगा, वैसे ही बताओ। अरे तो बड़ा गंदा सा वाटरमेलन बन गया, बताओ क्या ही कंपेयर किया होगा वाटरमेलन में उन्होंने, क्या दिख गया उनको वाटरमेलन में ऐसा। ये देखो, ये आपका वाटरमेलन है, ठीक है, ये आपका रेड पार्ट आ गया वाटरमेलन का, ये पूरा हम कलर फिल कर देंगे इसमें, एक सेकेंड, हमारा रेड पार्ट है, और जो ब्लैक ब्लैक उसमें वो होते हैं ना सीड्स, ओहो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, ये ब्लैक ब्लैक सपोज करो दिस सीड्स है, ठीक है। तो कंपेयर्ड विद वाटरमेलन में कैसे, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम, यानी कि रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिव पार्ट इन द वाटरमेलन, और जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। बताओ मतलब स्टडेड मतलब जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव स्फेयर है, पॉजिटिव पार्ट है वाटरमेलन में। बताओ वाटरमेलन से भी कंपेयर कर लिया, पोस्टुलेट्स क्या थे अब उनके, उन्होंने कंपैरिजन तो देख लिया अपने मॉडल का कि किसके जैसे क्या चीजें दिख रही हैं। अब अगर हम बात करें
पोस्टुलेट्स की कि उन्होंने क्या साइंटिफिक वे में क्या पोस्टुलेट्स दिए, क्या थ्योरी के पॉइंट्स दिए। तो अगर हम वो देखें तो उसमें एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब एटम क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कंसिस्ट करता है एटम के अंदर। एक एटम के पास एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड इन द सेंस उसके अंदर इंसर्टेड होते हैं, उसके अंदर है, मतलब प्रेजेंट है कंप्लीटली। सो या postulates of Thomson में जो हमने पहला postulate पढ़ा, that is an atom consists of positive charge sphere and the electrons are embedded in it. Second point जो हम इसका consider कर रहे हैं, that is the negatively and the positive charges. The negatively and the positively charges are equal in magnitude. Equal in magnitude का क्या मतलब है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। दोनों जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का जो वेटेज है या कह सकते हैं दोनों का जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। चार्ज डेंसिटी भी बेसिकली दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो एटम एज अ होल मतलब कि पूरा का पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिक, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, अगर आप ये देखें तो। नेक्स्ट इज थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एन एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेसिकली जो थॉमसन की मॉडल हमें क्या पता है, अगर हम एक सिंगल लाइन में पूछे, वन मार्कर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंगल लाइन में क्या बताएंगे, थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट वी कम ऑन टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का मॉडल आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, विल गो थ्रू देम, और अगर जो क्लियर करने होंगे जल्दी से जल्दी वो डाउट्स भी क्लियर होंगे आपके। ओके, दो पोस्टुलेट्स थे थॉमसन के जिसमें से कंक्लूजन क्या निकला, दैट एटम एटम एज अ होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड इज फेमस फॉर एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये मैं आपको बता दूं कि आपके आगे तक काम आएंगे। दिस जो रदरफोर्ड मॉडल है और ये सारी चीजें, ये आगे इनफैक्ट बैचलर्स में भी यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स। तो बच्चे बैचलर्स करेंगे केमिस्ट्री में इन फ्यूचर, वो भी इस बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फेमस फॉर एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड किसके लिए फेमस था, एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। अब उन्होंने किया क्या, ये हम प्लॉटिंग देख रहे हैं बेसिकली, एक्सपेरिमेंट की प्लॉटिंग। ओके, प्लॉटिंग देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल आप लोगों ने देखी है, वो बहुत पुरा बहुत पहले हम लोग, आई गेस इन 2003-4 के आसपास ऐसे राउंड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ग्लेसी सी गोल्ड फॉइल होती है जो बैक साइड से वाइट होती है, आगे से गोल्डन होती है, और उसमें से पोर्स जैसे डिजाइन होता है, जैसे ये एग्जैक्टली ये बना हुआ है, बिल्कुल ऐसी ही होती है। आई शो यू द पिक इन द नेक्स्ट क्लास अगर मुझे कहीं पे मिली तो। ठीक है, सो गोल्ड फॉइल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ऑब्जर्वेशन, अब जो ऑब्जर्वेशन आई, एक्सपेरिमेंट की प्लॉटिंग क्या थी कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, और जो फिर उसको जब उनको पास कराया तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या हमने ऑब्जर्व करा। what we observed was most of alpha particles passed वाइस गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड मतलब वो सीधा सीधा चले गए, अनडिफ्लेक्टेड वापस नहीं आए। ऐसे सपोज करो ये गोल्ड फॉइल है, जस्ट सेकेंड, हाँ, सपोज करो ये आपकी गोल्ड फॉइल है यहाँ पे, ठीक है, और पार्टिकल्स आ रहे हैं ऐसे, स्ट्राइक करा ये, अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधे आगे उसको क्रॉस कर गए, गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, फिर सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ थे ऐसे स्मॉल एंगल से, ऐसे
छोटे से वापस आ गए, ऐसे गए और छोटे एंगल पे वापस आ गए, उन्होंने ये डिफ्लेक्शन करी। कुछ ये थे 1/12,000 पार्टिकल, सपोज करो 12,000 पार्टिकल्स गए, उसमें से कोई एक पार्टिकल अपीयर टू बी रीबाउंड। रीबाउंड मतलब कंप्लीटली उल्टा ही वापस आ गया, रीबाउंड इन द सेंस ये गया और ये वापस भी आ गया, ये वाला पार्टिकल जो था वो गया और वापस भी आ गया। सो क्या 3 ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशन जरूर। रदरफोर्ड मॉडल डायरेक्टली आता है 3 मार्कर 5 मार्कर में आपके पास एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है या पूरा याद होना चाहिए, प्लॉटिंग से लेके ऑब्जर्वेशन से लेके कंक्लूजन तक। ओके, सो पहली ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो डायरेक्ट चले गए हमारे। नेक्स्ट क्या था हमारा, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ गए टकरा के फॉइल के सरफेस से वापस आ गए, कुछ तो ऐसे थे जो, कुछ तो नहीं एक, मतलब 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली वापस आ गया, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया, कोई डिफ्लेक्शन एंगल की नहीं हुई, वापस एग्जैक्ट रिबाउंड हो गया, वापस आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी द कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम दिस वर, atom consist of empty space as most of atom consist of empty space, ये atom है, उसने बोला atom consist of empty space as most of alpha particles passed through gold foil। एटम के पास एम्प्टी स्पेस है, उसका रीजन क्या दिया उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में से, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो आगे पास हो गए थे। सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे उनके लिए क्या कंक्लूजन है, there were few bounced back, this led to conclusion that most of the space in atom is empty। इससे भी यही पता चला कि जो most of the space है वो empty है, एटम में एम्प्टी स्पेस है, मोस्ट ऑफ अल्फा, ये ऊपर भी यही आया एक कंक्लूजन कि स्पेस एम्प्टी है। फिर सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल एंड द few and very few bounced back, this led to the conclusion that most of the space in the atom is empty। इससे भी ये पता चला कि हाँ भाई एम्प्टी, क्योंकि बहुत कम ही पीछे बैक आए थे। एटम कंटेन न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, ये कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसमें क्या था कि एटम कंटेन न्यूक्लियस, उन्होंने कैसे बताया कि सेंटर में है, न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के पास, दैट इज 1/12,000 बाउंस बैक। जो एक सेंट था वो यहाँ से एक पार्टिकल जो वापस आया सेम पाथ से हमारे पास, वो न्यूक्लियस बता रहे कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, वरना बाकी सारे ऐसे चले गए थे, क्रॉस कर गए, किसी ने हल्का सा यूं करके यूं कर लिया ऐसे, वरना जो एक एग्जैक्ट वापस आया सेम पाथ से, जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस हो गया, रीबाउंड हो गया, उससे क्या पता चला कि इट हैव न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वाज अबाउट, उन्होंने साइज तक डिपिक्ट कर दिया 10⁻⁻5 टाइम्स द साइज ऑफ द एटम। अगर साइज, जो भी साइज ऑफ द एटम आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁵ टाइम्स है उसके। ओके, दीज वर द 4 कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फीचर्स अगर हम कंसिडर करें, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम, there is a positively placed nucleus in an atom, nearly all the mass percent in nucleus proton plus neutron। अच्छा, न्यूक्लियस में वो कैसे पता चलता है, मास प्रेजेंट कितना है, कितना मास है, क्या वेटेज है, तो न्यूक्लियस में अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हम कंसिडर करते हैं, दैट इज मास नंबर। मास नंबर को अब आगे ना मास नंबर की टर्म जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि हम पढ़ेंगे, तो मास नंबर का क्या मतलब है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर निकालना है, बट कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ये हमें मास नंबर की कैलकुलेशन बताता है। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6 आपको दे रखा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 दे रखा है और आपसे पूछे मास नंबर क्या है, तो 6 + 6 = 12, प्रीटी इजी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। एक और फीचर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो, ये है आपका ऑर्बिट एटम का, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और ये ऑर्बिट पाथ पे फॉलो करते हैं, ये एक ऑर्बिट बनाया आपने न्यूक्लियस के अराउंड, ये आपका न्यूक्लियस है, नहीं न्यूक्लियस सेंटर में। नेक्स्ट, ओके,
ये हमने बनाया अपना ऑर्बिट, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है ये पूरा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने बताया वो हमें क्या बताए हैं, कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे न्यूक्लियस के पूरे अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऐसे revolve around the nucleus in well defined orbit। एक प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर जो है वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट जो फीचर था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, size of nucleus is very small as compared to the size of nucleus is very small as compared to the size of the atom। वो वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है साइज ऑफ एटम के कंपेयर करें। ऊपर हमने पढ़ लिया तो 10⁻⁵ का तक का वो है डिफरेंस, तो बहुत ही छोटा है, ये तो बहुत ही छोटा है। ओके, अब आ जाते हैं ड्रॉबैक्स पे कि भाई रदरफोर्ड के बाद जो मॉडल आया हमारे पास वो था बोहर मॉडल। तो ऐसा क्या हुआ कि बोहर को अपना मॉडल इन्वेंट करना पड़ा, अपने मॉडल के बारे में बताना पड़ा। तो क्या ड्रॉबैक्स थे, अगर हम ड्रॉबैक्स पे जाए तो रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम अगेन रिपीटिंग, ड्रॉबैक्स और पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से तो ऐसा है ही नहीं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना आए, 3 मार्कर 5 मार्कर में एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा रदरफोर्ड मॉडल से, तो इसको पूरा अच्छे से थॉरो करेंगे। Rutherford's model could not explain the stability of the atom. This is because, अगर हम इसके रीजन में जाए, क्यों, because according to Rutherford's model an atom consists of small heavy positive charge nucleus in the center and the electrons are revolving around it। ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, these revolving electrons would lose energy as they are charged particles। भाई चार्ज पार्टिकल्स हैं, घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, बार बार उन्होंने बोला रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एक प्रॉपर पाथ पे, स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कम हो रही है। आप एक बात बताओ, आप चल रहे हो चलते जाओगे, एक एनर्जी तो कम होती है ना, फील करते हो ना यार थक गया बस अब और नहीं हो रहा, तो एनर्जी डाउन होती है जब आप कॉन्टिन्यूसली कोई काम करते हो। तो अगर कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो अपनी चार्ज पार्टिकल्स है तो उनकी भी एनर्जी लूज हो रही है, एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। और जो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं उस वजह से वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे। मतलब फिर तो वो इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव सॉरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये तो फिर इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनेटिंग को ही खत्म कर देगा ना, कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है, जो उसका ओरिजिन है, जो उसकी आइडेंटिटी है बेसिकली, उसी को खत्म कर देगा, वो तो उसी को खत्म कर देगा कि यार इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऑर्बिट न्यूक्लियस के उसमें, और बस फिर तो खत्म, फिर तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसकी ओरिजिनलिटी जो है उसको खत्म कर देगा। तो ये उसका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। सो ये देखो इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेटली ये पाथ फॉलो करते 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 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियस पे, और फिर जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो क्या ही फायदा जब वो न्यूक्लियस पे आ गया तो इसलिए आप उसको ध्यान रखेंगे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, हम उस पर स्टार मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। आई होप दिस इज इनफ, जिसमें आप रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ो, पहले इनके ड्रॉबैक्स को देखो, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है आप ये देखो, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, मेरे हिसाब से 1-2 लेक्चर में खत्म है ये चैप्टर, तो आप ध्यान रखना है इसका, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आते हैं, बिल्कुल ही मॉडल्स के ऊपर आ जाते हैं, ड्रॉबैक्स पोस्टुलेट्स इन सब के ऊपर आते हैं। ओके, so for now thank you, do subscribe, like, share and comment in the video। If you have any doubts, you guys can share your doubts in the comment section, I'll let you know about the doubts as well।